हेलो गाइस, इस एपिसोड में हम देखेंगे कि कैसे अफ्रीकी बच्चे मजे करते हैं। उनके स्कूल और सिनेमा का दौरा करेंगे, एक जीनियस लड़के से मिलेंगे और एक अफ्रीकी मछली पकड़ने वाली नाव पर चढ़ेंगे। आजकल के बच्चे अक्सर बोर होने या गलत खिलौना मिलने की शिकायत करते हैं। शायद उन्हें कम से कम एक दिन अफ्रीकी बच्चों की तरह रहकर देखना चाहिए कि वो मौज मस्ती के लिए क्या करते हैं। ये छोटी बच्ची बोतल के ढक्कन, पत्थर और पत्तों से खेलती है। इस बच्ची ने बीच सड़क पर एक छोटी कैंटीन बना रखी है, जहां वो नारियल के छिलकों में खाना पकाते हैं। बड़े बच्चों के पास एक छड़ी से बना खिलौना है, जिस पर प्लास्टिक की बाल्टी का ढक्कन लगा होता है। कभी कभी माता पिता अपने बच्चों के लिए साइकिल का पहिया या बल्कि टायर खरीद सकते हैं। इसके साथ खेलने का एकमात्र तरीका इसे सड़क पर लुढ़काना है। एक खास मौके पर हमने कुछ असली खिलौने ऐसे बच्चों के पास देखे जिनके माता पिता शायद अमीर हैं। उन्हें थोड़ा खुश करने के लिए हमने उन्हें लोकल स्ट्रीट वेंडर से लिए हुए कुछ नट्स और मिठाइयां दी। लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब हमारे आसपास बच्चों की गिनती बहुत ज्यादा हो गई। कैंडी का एक बैग देखकर उन्होंने हमें घेर लिया और हमें बताया कि वो मिठाई के बिना नहीं जाएंगे। कुछ बच्चों ने पूरा बैग ही पकड़ लिया। हमने उन्हें समझाने की कोशिश की कि उन्हें ज्यादा अच्छे से रहना चाहिए और एक एक करके कैंडी लेनी चाहिए, लेकिन हमारी कोशिशें बेकार थीं। किस्मत से सफेद शर्ट में एक लड़का पास में दिखाई दिया और उसने बच्चों के बीच बराबर से कैंडी बांटने में हमारी मदद की। इस लड़के पर ध्यान दीजिए, ये धोखा देने की कोशिश करता रहा और एक एक्स्ट्रा कैंडी पाने के लिए कई बार अलग अलग तरफ से हमारे पास आया, ये दिखावा करते हुए कि इसे अभी तक कैंडी नहीं मिली है। बाद में जब हम उस जगह से चले गए तो वो और उसके दोस्त अचानक हमारे रास्ते में आ गए, उम्मीद करते हुए कि हम उन्हें याद नहीं है। प्लान शानदार था, लेकिन ये नाकामयाब रहा। हमने उन्हें ये दिखाने की पूरी कोशिश की कि हमने उन्हें पहले ही देख लिया है और जानते हैं कि सबको पहले ही अपनी कैंडी मिल चुकी है और उसे खा लिया है। तभी हमें उन्हें एंटरटेन करने का एक और तरीका सूझा। हमने बच्चों को साथ में खड़े होने को कहा और अपने स्मार्टफोन से ये फोटो खींची। हमारे पास अली एक्सप्रेस का पोर्टेबल प्रिंटर था, इसीलिए हमने सड़क पर ही फोटो प्रिंट करने का फैसला किया। बच्चों के चेहरे को देखिए जब वो प्लास्टिक के टुकड़े से अपने चेहरे वाली तस्वीर देखते हैं। हमने कुछ लोकल लड़कियों के लिए भी एक फोटो बनाई। उनमें से एक ने हमें बताया कि उसके पास अपनी एक भी फोटो नहीं है। खैर, अब उसके पास एक है। अफ्रीका जाने से पहले हम स्टोर पर गए और हमने लोकल स्कूली बच्चों के लिए पेंसिल और पेन का लगभग आधा सूटकेस खरीदा था। ज्यादातर अफ्रीकी स्कूल इस लंबी इमारत की तरह दिखते हैं और उनमें से कुछ में दरवाजे भी नहीं हैं। उनके पास सिर्फ चौक, एक ब्लैक बोर्ड और बच्चों के बैठने के लिए फर्श पर एक चटाई है। कुर्सियां और डेस्क एक ऐशो आराम वाली चीज मानी जाती हैं और बहुत कम क्लास में पाई जा सकती हैं। जहां तक हम समझते हैं ये स्कूल अमीर परिवारों के लिए है, इसलिए ये फर्नीचर से सजा हुआ है। टीचर ने दावा किया कि उनके स्टूडेंट्स बहुत होशियार हैं और उनमें से एक को एक आसान सा इक्वेशन हल करने के लिए कहा। लड़का टेस्ट में फेल हो गया और अगर हम क्लास में नहीं होते तो टीचर शायद पॉइंटर का इस्तेमाल थोड़े अलग काम के लिए करता। ये यकीन करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन एक गांव में हम समुद्र के किनारे मौजूद एक स्कूल में गए। ब्रेक के दौरान बच्चे खूबसूरत नजारों का मजा ले सकते थे और उनमें से कुछ गर्म पानी में तैर भी सकते थे। समुद्री तट के ठीक बगल में हमने एक लड़के को एक राजकुमारी प्रिंट वाला स्कूल बैग ले जाते हुए देखा। हमने उससे बैग की चीजें दिखाने के लिए कहा और उसमें तमाम नोट्स और असाइनमेंट वाली एक नोटबुक थी। ये बुरा नहीं है, ये काफी हद तक वैसा ही है जैसा कि बचपन में हमारी स्कूल नोटबुक हुआ करती थी। चूंकि दूसरे बच्चों से अलग उसके पास कम से कम एक बैकपैक और एक नोटबुक थी, इसीलिए हमने उसे एक बढ़िया पेन देने का फैसला किया। लेकिन ये एक चुनौती साबित हुई। जैसे ही हमने उसे पेन दिया, दूसरे बच्चों ने हमारे हाथ से उसे छीनना शुरू कर दिया। खैर, हम उनके हमलों से बचने में कामयाब रहे और उस बेचारे को पेन दे दिया। जाहिर है हम सबके लिए एक गिफ्ट लाना पसंद करेंगे, लेकिन वहाँ बहुत सारे बच्चे थे और हमारे पेन और पेंसिल की सप्लाई जल्द ही खत्म हो गई। अफ्रीका में बहुत सारे बच्चे हैं। सभी माता पिता अपने बुढ़ापे को आसान बनाने के लिए कम से कम 4 या 5 बच्चे पैदा करने की कोशिश करते हैं। आखिरकार उनके जितने ज्यादा बच्चे होंगे उतनी ही उन्हें ज्यादा मदद मिलेगी। ग्रामीण इलाकों से गुजरते वक्त हमने एक जगह देखी जहां युवा अमीर अफ्रीकियों के लिए घरों में बनाने के लिए ईंटें बना रहे थे। हमने उन्हें इसका प्रोसेस दिखाने के लिए पानी की कई बोतलें दी
और वो खुशी खुशी राजी हो गए। उनमें से दो ने मैनुअल तरीके से एक बड़े से ड्रम मिक्सचर को सूखी मिट्टी से भर दिया और उसे गीला करने के लिए थोड़ा पानी मिलाया। फिर इस मिक्सचर को ड्रम मिक्सर की दूसरी तरफ जमीन पर डाला गया, जहां फावड़े वाले दो और लोगों ने इसे मेटल के सांचों में डाला। ध्यान दें कि ये कितनी तेजी से काम करते हैं। आखिरकार इनकी स्पीड ईंटों की गिनती और आखिरकार मुनाफा तय करती है। भरे हुए सांचों को एक मेटल प्रेस के नीचे रखा गया और फिर एक लंबी गाड़ी वाला पांचवा आदमी काम पर आया। सांचों को उठाने और तैयार ईंट को बाहर निकालने का वक्त आ गया है। उसने बिना किसी मेहनत के ईंटों को उठाया और उसे साइड पर ले गया, जहां उन्हें तपती धूप में सुखाया गया। इसी तरह से टीम के सभी सदस्य पैसे कमाते हैं और अपने परिवारों का भरण पोषण करते हैं। हमें सबसे ज्यादा जो चीजें पसंद आई वो थी उनके दस्ताने पैंट के टुकड़े से बने थे और उनके जूते बोरे के टुकड़े से बने थे। अगली बार जब आप किसी से मिले या खरीदे गए जूतों से नाखुश हों, तो इस आदमी और उसके जूतों के बारे में सोचें। अगले दिन हमने देखा कि हमारी टी शर्ट की सिलाई फट गई थी, इसीलिए हमने सिलाई मशीन वाले एक लोकल इंसान से मदद मांगी। उसने दावा किया कि ये उसके लिए कोई परेशानी नहीं है और ये उसे बहुत अच्छा बना देगा, इसलिए नतीजा फैक्ट्री में बनी टी शर्ट से भी बेहतर होगा। हमारे लौटने पर काम हो चुका था। हमने नतीजा देखा और मान लिया कि ये किसी तरह का मजाक था। हमने उससे कहा कि सिलाई बहुत ऊंची नीची है और अगर वो हमारे देश में काम करता तो उसे इसके लिए पैसे देने पड़ते, लेकिन उस आदमी ने समझाया कि ये अफ्रीका के लिए सबसे अच्छी क्वालिटी है और ये इससे भी बदतर हो सकती थी। गांव से गुजरते हुए हमें एक दिलचस्प अफ्रीकी सिनेमा मिला, जिसमें ऑडियंस आरामदायक कुर्सियों पर नहीं बल्कि कारों और ट्रकों के रबर टायरों पर बैठी थी। ऑडियंस मेटल के बक्से में रखे एक छोटे से टीवी पर किसी तरह का म्यूजिक वीडियो देख रहे थे। लोग अलग अलग टीवी सेट नहीं खरीद सकते थे, इसीलिए उन्होंने मिलकर जरूरी पैसे जुटाए और ऐसी ऐशो आराम वाली चीज खरीदी। जब हम वापस लौटे तो सिनेमा बंद हो चुका था और टीवी वाला कंटेनर लॉक कर दिया गया था ताकि कोई उसे चुरा ना सके। फिल्मों के अलावा अफ्रीकी फुटबॉल के बहुत शौकीन हैं। हर कोई फेमस अफ्रीकी फुटबॉल खिलाड़ियों को जानता है और सभी लोकल लोग सुपरस्टार बनने और बहुत सारा पैसा कमाने के लिए दूसरे देश में जाने का सपना देखते हैं। हम गेंद से खेलते कुछ बच्चों से मिले और करीब से देखने पर हमें एहसास हुआ कि ये रस्सी से कसकर और बराबर से लपेटी गई बोरियों से बनी एक घर की बनी गेंद है। ये उस लड़के ने की थी जो एक पेशेवर फुटबॉल खिलाड़ी बनना चाहता था। काश हमारे पास उन्हें देने के लिए एक सही गेंद होती। शाम में जब समुद्र पीछे हट गया और समुद्र तट चौड़ा हो गया तो उन्होंने गोल पोस्ट बनाने और अच्छी खासी ट्रेनिंग शुरू कर दी। वो सभी रंगीन कपड़े पहने हुए थे और पता नहीं कैसे वो अपने साथियों या विरोधियों को इतनी जल्दी पहचान लेते थे। जूतों की कमी, पैरों के नीचे समुद्री शैवाल और ढेर सारी रेत, साथ ही क्षितिज के किनारे पर समुद्र तट की एक अहम ढलान की वजह से ट्रेनिंग काफी मुश्किल थी। जाहिर है पेशेवर ऐसे मुश्किल हालातों में अपना करियर शुरू करते हैं। हमें एक लोकल जिम में जाने का भी मौका मिला, जो हमारे चैनल पर कई साल पहले दिखाई गई तकनीक के मुताबिक बनाए गए बारबेल और डंबल जैसा था। शायद हमारे सब्सक्राइबर्स भी यहीं रहते हैं। जिम से निकलने के बाद हम एक और आदमी से मिले, जिसने हमें अपने यार्ड में बुलाया। उसकी दादी ने नारियल के रेशे से रस्सियां बनाने का एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया था। सबसे पहले उसने समुद्र तल पर कुछ महीनों से पड़े नरम नारियल के खोल का एक टुकड़ा लिया, जो काफी नरम हो गया था। फिर उसने दो बड़ी छड़ियां ली और इस खोल को तब तक पीटा जब तक ये रेशों में बट नहीं गया। उसने बाद इसने इन रेशों को अपने पैर और हथेली के बीच एक खास तरीके से लपेटा, हर बार कुछ और रेशे जोड़ते हुए, और कुछ ही मिनटों में उसने इतनी अच्छी रस्सी बना ली। अगर हमने खुद से ये प्रोसेस नहीं देखा होता तो हमें कभी नहीं लगता कि ये हाथ से बनाई गई है। उसने उन्हें बच्चों के लिए कूदने की रस्सियों के तौर पर बेचा, या उस आदमी को जो छोटे नारियल पाने के लिए सबसे ऊंचे नारियल के पेड़ों पर चढ़ने के लिए रस्सी का इस्तेमाल करता है। उसने नारियल की रस्सी को अपने पैरों के चारों ओर लपेटा, जिसमें वो ताड़ के पेड़ के तने को पकड़ सके और धीरे धीरे ऊपर चढ़ सके। 1 मिनट में वो पत्तियों में छिप गया, वहां कुछ किया और बड़े नारियल जमीन पर गिरा दिए। कहने की जरूरत नहीं है, उसने उन्हें किसी के सिर पर न गिराने की पूरी कोशिश की। फिर उसने एक बड़ा चाकू लिया और नरम हरे छिलके को छील दिया। आखिर में उसने कई हुनरमंद वारों से नारियल को तोड़ दिया।
चूंकि नारियल अभी भी छोटा था इसीलिए बहुत ज्यादा सफेद गूदा नहीं निकला, लेकिन ये बहुत नरम और टेस्टी था। कोने के पास हमने कपड़े धोने वाली लगभग 5 साल की एक लड़की को देखा। ये नजारा हमें चौंका गया। जब हम उस उम्र में थे तब भी हमारी माँ को हमें कंट्रोल करना पड़ता था कि हम दलिया खाएं या नहीं, जबकि ये छोटी लड़की असरदार तरीके से जिम्मेदार दिख रही थी। फिर हम समुद्री तट पर गए, जहां हमने एक लड़के को अपनी पूरी ताकत से एक छड़ी से समुद्र की रेत को पीटते हुए देखा। पास आकर हमने उसके सामने गड्ढे में कुछ कीड़े देखे। एक पल में हमें एहसास हुआ कि ये एक ऑक्टोपस था। एक बार पकड़ने के बाद इसका मांस बहुत सख्त हो जाता है, इसीलिए इसे नरम करने के लिए वो इसे छड़ी से पीटते हैं। हमने लड़के की मदद करने का फैसला किया, छड़ी ली और मांस को ठीक से पीटा। लड़का चौंक गया और दूसरे बच्चे ये देखने आए कि क्या हो रहा है। किनारे से करीब 100 मीटर की दूरी पर हमने अफ्रीकी लोगों के साथ एक बड़ी नाव देखी। हमें दिलचस्पी थी कि वो क्या कर रहे थे, इसीलिए हमने ड्रोन से उनके पास जाने की कोशिश की। लेकिन एक आदमी ने कई चीज उठाई, निशाना साधा और उसे काफी सटीक तरीके से ड्रोन पर फेंक दिया। हम मुश्किल से इससे बचने में कामयाब रहे और ड्रोन को जिंदा रख पाए। उस वक्त हमने नाव तक तैरने और अपनी आंखों से इस प्रोसेस को देखने का फैसला किया। उम्मीद है कि वो हम पर कुछ नहीं फेंकेंगे। जब लोगों को एहसास हुआ कि हम थोड़ा थके हुए हैं तो उन्होंने कहा कि हम नाव पर चढ़ सकते हैं और उनके साथ शामिल हो सकते हैं। वो जाल से मछली पकड़ रहे थे। पहला कदम था जाल को जितनी जल्दी हो सके पानी में फैलाना और फिर नाव को एक घेरी हुई जगह बनाने के लिए घुमाना। लेकिन ये उतना आसान नहीं था जितना आप सोच सकते हैं। इस दौरान दोनों गोताखोरों को ये पक्का करना था कि जाल में कोई खतरनाक समुद्री आर्ची न फंस जाए जो उत्सुकता से उससे चिपके रहते हैं। शुरू में हमें रिंग के अंदर कोई बड़ी मछली नहीं मिली, सिवाय इस बेहरकत मछली के जो जाहिर है डर से बेहोश हो गई थी। रिंग संकरी होती जा रही थी और एक पल में हमने देखा कि बड़ी मछलियों का एक झुंड बंद इलाके के एक किनारे से दूसरे किनारे की ओर भाग रहा था और इन छेदों की तलाश कर रहा था जिनसे वे निकल सकें। मछुआरों ने इसे समझा और जाल को जल्द से जल्द बाहर निकालने के लिए कड़ी मेहनत की। बारिश होने लगी, लेकिन ये उनके लिए कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि वो रात के खाने के लिए ताजी टेस्टी मछली का सपना देख रहे थे। जालों का घेरा सकरा होता जा रहा था, मछलियां छेदों में फंस गई और हमें उनके लिए बहुत दुख हुआ, लेकिन लोग भी खाना चाहते थे। और कुछ और मिनटों की मशक्कत के बाद उन्होंने आखिर मछलियों का एक बड़ा ढेर खींच लिया। इसे बराबर बराबर बांटने में मछुआरों और उनके परिवार के पास कम से कम 1 हफ्ता या उससे भी ज्यादा वक्त के लिए काफी भोजन होगा। उन्होंने हमें कुछ मछलियां देने की पेशकश की, लेकिन हमने मना कर दिया क्योंकि हमें उस शाम भूखे कुकी को खिलाने के लिए घर लौटना था।